नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक प्रेडिक्शन किया गया है और इस प्रेडिक्शन को लेकर के जापान में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आईएमएफ के द्वारा ये प्रेडिक्शन किया गया है कि साल 2025 के अंत तक भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी और इसी वजह से जापान की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि जहां साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीन ने 2010 में जापान की इकोनॉमी को सरपास किया, उसके बाद पिछले साल ही 2023 में जर्मनी ने भी जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लिया है और अब जब जापान की इकोनॉमी दूसरे नंबर से फिसल करके चौथे नंबर पर आ गई है, तो अब यहाँ भी आईएमएफ का प्रेडिक्शन आ चुका है कि साल 2025 के अंत तक भारत की इकोनॉमी भी अब जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी और जापान की इकोनॉमी फिसल करके 5वें नंबर पर चली आएगी। तो ये चिंता जापान में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि जापान को अपनी इकोनॉमी को लेकर के किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरीके से जापान की इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है जितना दुनिया के अन्य देश कर पा रहे हैं, वो भी खास तौर से इमर्जिंग इकोनॉमीज, और भारत किस तरीके से जापान की इकोनॉमी को बीट करने वाला है, उसके पीछे क्या कारण है, समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, इस समय भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। आईएमएफ, मूडीज और दुनिया की कई अन्य रेटिंग एजेंसीज के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की इकोनॉमी 8% के दर से ग्रो करेगी, जबकि वहीं जापान की इकोनॉमी के लिए इन एजेंसियों का अनुमान ये है कि जापान की इकोनॉमी इस साल 0.5% की दर से ही ग्रो करेगी। और इसके पीछे कारण यह है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। जापान में बड़े स्केल पर ग्रो करने का अब इतना ज्यादा स्केल नहीं है, जबकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। यानी यहाँ से भारत लगातार एक लंबे समय तक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरा माहौल भारत के पक्ष में है, क्योंकि यदि आप भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो वो भी भारत के पक्ष में है। भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भारत में तेजी से लागू कर रही है। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो हो रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और अभी भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि जब आप भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है, जिसका अभी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाया है। इसके अलावा भारत की जो मिट्टी है वो काफी फर्टाइल है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत की तरफ से काफी सुधार किए जा रहे हैं और उसका जो परिणाम है वो भारत को आज इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल भारत में एक इकोनॉमिक ग्रोथ का माहौल बन रहा है और इसकी वजह से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हैं भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के। क्योंकि भारत अभी भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो भारत अभी लंबे समय तक हाई ग्रोथ रेट को दिखाएगा। तो इन सब वजहों से न सिर्फ भारत 2025 तक जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक करेगा, बल्कि आप देखेंगे कि 2026 से 2027 के बीच में ही भारत जर्मनी की इकोनॉमी को भी ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पे जापान को देखें तो जापान के पास ना कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहां पे हो पा रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जापान में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। साथ ही साथ जापान की इकोनॉमी में कई अन्य सारी समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी का ग्रोथ उतनी तेजी से हो नहीं पा रहा है और इसीलिए जापान इन सब चीजों को लेकर के चिंतित है कि जहां साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, तो वहीं साल 2010 में जापान को चीन की इकोनॉमी ने पछाड़ दिया और जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक करते हुए चीन की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। साथ ही साथ पिछले साल 2023 में जब जापान की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिला, तो उस स्लो डाउन की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी ने जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया और 2023 में जर्मनी की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई, जबकि जापान की इकोनॉमी चौथे नंबर पर फिसल गई। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है जो आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया गया है कि साल 2025 के अंत तक जो भारत की इकोनॉमी होगी, जो भारत की नॉमिनल जीडीपी होगी, वो 4.34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि साल 2025 के अंत तक जो जापान की नॉमिनल जीडीपी होगी वो 4.31 ट्रिलियन डॉलर तक ही रहेगी। यानी भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए
दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी 2025 तक बन जाएगी। खास बात यह है कि IMF के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 2026 तक जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन अब जो IMF के द्वारा लेटेस्ट एस्टीमेट रिलीज किए गए हैं उससे पता चलता है कि जो जापान की इकोनॉमी है वो काफी वीकन हुई है और उसकी वजह से जो भारत की इकोनॉमी है वो जापान की इकोनॉमी को IMF की एस्टीमेट से 1 साल पहले ही ओवरटेक कर लेगी। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि जापान की इकोनॉमी में क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जापान की इकोनॉमी में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो जापान के फेवर में नहीं है। जापान में युवा आबादी कम है लेकिन एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जापान की इकोनॉमी को अभी एक रिफॉर्म की आवश्यकता है जो वहाँ पे लंबे समय से हो नहीं पा रहा है और ये प्रश्न जापान में आज से नहीं उठाए जा रहे हैं। जापान जब 2010 में चीन से दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज खोया उसी समय से जापान में ये समस्याएं चल रही हैं। ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जापान की इकोनॉमी में बड़े स्केल पर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो साल 2010 में चीन से पिछड़ने के बाद जापान में साल 2012 में जब जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं शिंजो अबे, तो उनके द्वारा जापान की इकोनॉमी में कई सारे रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया जाता है। तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा जापान की इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए 3 एरो पॉलिसी बनाया जाता है जिसको अबेनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ये जो 3 एरो पॉलिसी जापान में लाया गया उनमें से पहला था जापान के बैंकों के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को अपने देश में ईज करना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के माध्यम से देश में राजकोषीय प्रोत्साहन देना। इसके अलावा जो तीसरी एरो थी वो थी देश की पूरी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना। तो जो शिंजो अबे के द्वारा जापान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो 3 पॉलिसीज लाई गई थी उनमें से 2 पॉलिसीज ने तो अच्छा काम किया। वो पॉलिसीज थी बैंक ऑफ जापान के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करना, इसके अलावा सरकारी खर्चे को बढ़ाना जिससे जापान की इकोनॉमी ग्रो हो सके। लेकिन जो तीसरा एरो था जिसमें जापान की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना था वो नहीं हो सका। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म न होने के पीछे कारण ये था कि जो जापान की जनता है वो अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, वहाँ पे यंग एज पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे रिफॉर्म को ला पाना बहुत कठिन है। तो एक लंबे समय से जापान की इकोनॉमी जैसे फिलहाल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब से पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ, इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, तो इनकी वजह से जापान की इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया। जापान की इकोनॉमी में रिसेशन तक के खतरे मंडराने लगे और जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफी नीचे चला गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के द्वारा अपना एक हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो जापान की इकोनॉमी है वो उनका अनुमान था कि पहले 1% के दर से आगे बढ़ेगी, लेकिन अब उन्होंने अपने अनुमान को घटा दिया है। उनका मानना है कि जापान की इकोनॉमी केवल 0.5% के दर से ही आगे बढ़ पाएगी, जो जापान की इकोनॉमी के लिए एक बुरा संकेत है। और उसके पीछे कारण यह है कि जापान जैसा देश अब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा सकता जितना चीन और भारत जैसे देश दिखा रहे हैं, क्योंकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है जबकि चीन और भारत जैसे देश अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इन्हीं के पक्ष में है। जबकि जापान का डेमोग्राफिक डिविडेंड उतना नहीं है, जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग डेवलप हो चुका है। तो ऐसे में जापान भारत और चीन जैसे देश का बराबरी नहीं कर सकता है और जापान की इकोनॉमी भारत जैसा ग्रोथ नहीं दिखा सकती है। लेकिन आज के समय में जो जापान की इकोनॉमी पिछड़ती जा रही है, जो जापान की इकोनॉमी में ग्रोथ हो नहीं रहा है, जापान की इकोनॉमी जो डिक्लाइन कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक जापान की मुद्रा येन। क्योंकि जब से चीन की इकोनॉमी ने जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ा है उसके बाद से लेकर के अब तक जापान की जो मुद्रा है वो 40% तक गिर गई है। यानी पिछले 10 से लेकर के 12 सालों में जापान की मुद्रा में 40% तक की, उसकी वैल्यू में 40% तक की गिरावट देखी गई है। और कोविड-19 और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद इसमें ज्यादा गिरावट देखी गई है और यही कारण रहा कि जापान की अर्थव्यवस्था जो तीसरे स्थान पर थी वो यूरो के अगेंस्ट जापान की मुद्रा में गिरावट की वजह से चौथे स्थान पर पहुंच गई। और जर्मनी की इकोनॉमी ने जापान की इकोनॉमी को पिछले साल 2023 में ओवरटेक कर लिया। तो ये जो प्रेडिक्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो जापान की इकोनॉमी को साल 2025 तक ओवरटेक कर सकता है, तो देखिए ये जो समय है वो बदल भी सकता है। इस बात की भी संभावना बन सकती है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो जापान की इकोनॉमी को उससे पहले भी बीट कर सकता है और इसका प्रभाव आपको आने वाले 6 से 8 महीनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बीच में रूस और यूक्रेन वार को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने की संभावना है। क्योंकि हो सकता है कि रूस यूक्रेन के ऊपर और तेजी से हमले करने शुरू कर दे, क्योंकि यूक्रेन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और ऐसे में रूस चाहेगा कि वो नेगोशिएशन टेबल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा करेगा, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रूस के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इसका प्रभाव जापान की इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है।
और इससे जापान की मुद्रा और ज्यादा गिरेगी, जिसकी वजह से जापान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी। और ऐसे में संभावना बन सकता है कि भारत IMF के प्रेडिक्शन से पहले ही जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर ले। और यदि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई सीज फायर पर बात चलती है या युद्ध रुकता है, तो ऐसे में जो IMF के द्वारा प्रेडिक्शन किया गया है कि साल 2025 के अंत तक भारत जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा, तो वो तो होगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। IMF के द्वारा ये जो प्रेडिक्शन किया गया है कि भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को साल 2025 के अंत तक ओवरटेक कर लेगी, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में लिखना न भूलिएगा। साथ ही साथ जापान की इकोनॉमी में जो समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी डिक्लाइन में जा रही है, उस पर भी आपके क्या विचार हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।